A very good morning to all my ninth class students. Today we will do chapter number 4 in the kingdom of fools. मतलब कि मूर्खों के राज्य में. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं. इतने ख़तरनाक होते हैं कि उनको केवल बुद्धिमान लोग ही कंट्रोल में कर सकते हैं. तो कौन है मूर्ख, इस कहानी में हम पढ़ेंगे और उनके साथ क्या हुआ. ये जो है राज्य है, ये है किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब कि मूर्खों का राज्य है. तो बच्चों, मैं आपको ये शॉर्ट में बताती हूँ कि हुआ क्या है इसके अंदर. इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि एक राजा और मंत्री जो हैं, ये दो मूर्ख थे और ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जिस तरह से सारा संसार चलता है उस तरह से ना चला जाए और इन्हीं के अकॉर्डिंग चलाया जाए. इनका मानना था कि दिन में कोई भी काम नहीं होना चाहिए, दिन में सबको सोना चाहिए और रात के समय सबको जागना चाहिए. तो इन्होंने क्या कर रखा था, अपने राज्य में ये रूल बना रखा था कि दिन में सब सोएंगे और रात में सब जागकर सारा काम करेंगे. और अगर कोई ऐसा करने से मना करता था तो उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती थी. तो इस राज्य के जो लोग थे, लोग तो डर के मारे कर ही रहे थे और उनके डर के कारण जो जानवर भी थे, चाहे वो मुर्गा है, चाहे वो गाय हैं, चाहे वो डॉग है, तो इन सब का भी जो लिविंग स्टाइल था वो सब चेंज हो गया था. तो मतलब कि जानवरों को भी ये सिखा दिया गया कि दोपहर को सोना होता है और रात को जागना होता है. गाय भी दिन में नहीं रंभाती थी, वो भी रात को ही रंभाती थी. मुर्गा भी दिन में सुबह बांग नहीं देता था, वो भी रात को बांग देता था जब रात होने वाली होती थी. तो ये सब इस तरह से अपने अपने काम में सब व्यस्त थे. तभी क्या हुआ, इस राज्य में दो लोग आते हैं, एक गुरु और एक उसका शिष्य. ये दो लोग बहुत ही भूखे होते हैं. ये जब एंट्री करते हैं उस नगर के बीच में, तब सुबह का समय होता है. सारी दुकानें जो थी वो उस वक्त बंद होती हैं. कोई एक पर्सन भी इन्हें नहीं नज़र आता, ना ही कोई जानवर नज़र आता है. तो ये सोचते हैं ये तो सुनसान जगह है, कोई तो हम यहाँ पर क्या करेंगे. पर जैसे ही शाम होने वाली होती है, शाम को ये क्या देखते हैं, मुर्गे ने बांग दी और सभी अपने अपने काम के लिए जाना तैयार हो गए थे. मतलब कि जैसे ही रात हुई तो सारा काम जो था वो चलना शुरू हो गया. तो ये सब देखकर जो गुरु था, उन्होंने ये कहा अपने शिष्य को कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है. और तो और यहाँ पर दुकान पर कोई भी चीज़ लेने जाओ, सबका एक ही रेट था, 1 दुद्दू, मतलब कि 1 रुपी. 1 दुद्दू में ही सब कुछ आ जाता था. अ सिंगल दुद्दू वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना. चाहे उनको बनाना खरीदने हो, बनाना का बंच खरीदना हो, चाहे एक बनाना लो, चाहे पूरा बंच ले लो, चाहे राइस थोड़े से ले लो, चाहे ज़्यादा ले लो, तो हर एक की कॉस्ट सेम थी. ये आपको हिंदी की स्टोरी जैसा लगेगा. वो था ना, सवा सेर, मतलब कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा, मतलब कि हर एक चीज़ की सेम कॉस्ट थी. तो यहाँ पर जो शिष्य है वो तो खुश हो जाता है, कहता मैं तो यहीं पर रहूँगा और यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और सब कुछ सस्ते में मिल जाता है. जो भी कुछ था यहाँ पर मेरे मन की चीज़ें मिल रही हैं. पर गुरु ने मना कर दिया. उनका मानना था कि जहाँ पर इस तरह की हरकतें होती हों वहाँ पर कुछ भी हो सकता है और वो देश मूर्खों का देश माना जाता है. तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ख जगह है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए. उन्होंने अपने डिसाइपल को मना किया. तो गुरु तो वहाँ से चले गए, पर जो शिष्य था वो वहीं पर रहता रहा और सस्ते में सब कुछ खरीद कर खाता रहा और खा कर वो एकदम मोटा ताज़ा बन गया. तो एक दिन क्या हुआ, एक चोर जो था वो किसी अमीर व्यापारी के घर जाता है. तो वो दीवार में सुराख करता है. चोरी करके जब वो वापस आने लगता है तो उसके ऊपर वो दीवार गिर जाती है और उस चोर की डेथ हो जाती है. तो जो चोर का भाई होता है वो राजा के पास जाता है और कहता है कि इस व्यापारी के कारण मेरे भाई की मृत्यु हुई है. तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता, क्योंकि सब मूर्ख लोग हैं. वहाँ उन्होंने ये नहीं देखना कि वो क्या काम करने के लिए गया था. चोर का भाई कहता है कि मेरा भाई अपना दिनचर्या का काम करने के लिए गया था, जो कि उसका पेशा है, और वहाँ पर इस व्यक्ति के घर में उसकी मृत्यु हो गई. तो उस व्यक्ति को बुलाया जाता है. वो कहता है कि वो मेरे घर से चोरी करके भाग रहा था. तो उसे कहा जाता है नहीं, तुम्हारी दीवार गिरकर मृत्यु हुई है तो तुम्हें सज़ा मिलेगी. तो वो कहता है कि दीवार तो मैंने नहीं बनाई, जिसने दीवार बनाई है उसे बुलाया जाए, उस मैसन को बुलाया जाए, उस मिस्त्री को बुलाया जाए.
फिर क्या होता है, उस मिस्त्री को बुलाया जाता है। तो वो मिस्त्री कहता है मैं दीवार ठीक से बना नहीं पाया, क्योंकि यहाँ से एक औरत, जब मैं दीवार बना रहा था उन दिनों में एक औरत यहाँ से गुजरा करती थी, उसकी पंजेबों की आवाज़ जो थी वो मेरे को डिस्टर्ब करती थी, और जो दीवार है वो ठीक तरीके से बन नहीं पाई। फिर उस औरत को बुलाया गया कि तू यहाँ से रोज़ क्यों जाती थी। तो फिर उस औरत ने कहा कि मैं यहाँ पर सोने की मैंने कुछ आभूषण बनाने को दिए हुए थे, तो वो जो सोने के आभूषण बनाने वाला दुकानदार था वो मेरे को बार बार चक्कर लगवा रहा था, वो सही टाइम पर उसने बनाकर नहीं दिया, इसलिए मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे थे। तो हर बार क्या हो रहा था, एक ना एक के ऊपर जो वो कसूर थे वो एक दूसरे किसी और को ब्लेम कर रहे थे। फिर उस आभूषण बनाने वाले को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि हाँ भाई तुमने इतनी देर क्यों लगाई, इसको आभूषण बनाकर क्यों नहीं दिए हैं तुमने। तो क्या होता है, वो जो सोने के आभूषण बनाने वाला व्यक्ति है, जो गोल्ड स्मिथ है, वो फिर से वो एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेता है, कहता है कि उन दिनों एक बड़े से व्यापारी की बेटी की शादी थी, उन्होंने मुझे ज्वेलरी बनाने को दी हुई थी, जिस चीज़ के कारण मैं और अपने कस्टमर को अटेंड नहीं कर पा रहा था। तो फिर उससे पूछा जाता है कि जाओ बुला कर लाओ उस व्यापारी को जिसने तुम्हें इतना बिज़ी रखा। तो घूम फिर के वो जो व्यापारी था वो उसी घर का मालिक था जिस घर की दीवार टूटी थी। तो फिर उसी को फिर पकड़ा जाता है जो उस घर का मालिक था जिस घर की दीवार टूटी थी और चोर मर गया था। तो वो कहता है कि मैं तो नहीं हूँ ना, मैंने थोड़ा ना उस चीज़ को तोड़ा था, वो तो मेरे पिताजी ने लिया था, मेरे पिताजी कसूरवार है। तो राजा ने कहा कि जिस तरह पिताजी की संपत्ति में तुम्हारा हक है, तो उन्होंने जो कसूर किया है उस पर भी तुम्हारा ही हक है, तो अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो उसके लिए फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। तो जैसे ही उसको फांसी के फंदे में लगाने लगते हैं तो जो फांसी का फंदा होता है वो कुछ ज़्यादा ही मोटा होता है, और ये जो व्यापारी का लड़का था ये कमज़ोर होता है। तो वो कहते हैं कि उस्ताद ये तो इसमें जो राजा है, राजा को कहते हैं राजा ये तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो ये तो फंदा बहुत ही पतला है, मोटा है मतलब कि, और ये व्यापारी पतला है, तो क्या करें, अब सज़ा तो देनी है किसी ना किसी को। उन्होंने कहा जाओ शहर से ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो मोटा ताजा हो। तो वो मोटा ताजा कौन था, वही गुरु का शिष्य था जो फ्री में सब कुछ खा खा के मोटा हुआ था। उसे पकड़ के लाया जाता है। तो उसे पकड़ के लाकर उसको फांसी के तख्ते पर लगाया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि अब इसे सज़ा मिलेगी। तो ये खबर किसी तरह से गुरु तक पहुंचती है जो कि उस राज्य में गए हुए थे। तो वो आते हैं अपने शिष्य की जान बचाने के लिए, और वो बताते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर सब मूर्ख हैं। तो वो क्या कहते हैं, आपस में ना वहाँ जाकर एक प्लानिंग बनाते हैं गुरु और शिष्य, क्योंकि वो तो बुद्धिमान थे, बाकी सब तो मूर्ख थे। तो उन्होंने ये प्लान बनाया, वहाँ पर जाकर वो मंत्री के साथ कहने लगा कि नहीं मुझे भी मुझे साथ में मरना है। वो कहते हैं कि ऐसी क्या बात है, फिर क्योंकि ये उनकी योजना होती है, ठीक है, ये उनका प्लान होता है। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर हम, जो यहाँ पर पहले मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो बाद में मरेगा वो राजा का मंत्री बनेगा, ये मेरे को ज्योतिष ने बताया है। तो उनकी यह खबर सुनकर वो क्या कहते हैं, अरे ये तो अगले जन्म में राजा और मंत्री बनने के चक्कर में मरने जा रहे हैं। तो जो उस समय राजा और मंत्री होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम यहाँ पर हम फांसी के फंदे पर झूलेंगे, क्योंकि हमें अगले जन्म में भी राजा और मंत्री ही बनना है। मूर्ख तो वो थे ही। तो वो उस फांसी के फंदे पर जाते हैं, और फिर क्या होता है, एक एक करके दोनों मर जाते हैं। उसके बाद जो गुरु और शिष्य होते हैं वो अपने वापसी की ओर जाना शुरू कर देते हैं। पर जो उस गांव के लोग होते हैं, उस शहर के लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि राजा के बिना हमारा जो राज्य है वो क्या हो जाएगा, वो तो बेकार हो जाएगा, तो अब हम क्या करें। तो वो जो गुरु और शिष्य हैं वो उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारे इस राज्य के राजा तभी बनेंगे जब तुम सही तरीके से सभी काम किया करोगे, जिस चीज़ का जो मोल है वही मोल लिया करोगे, और रात को कोई भी जागेगा नहीं, सभी दिन के समय में काम किया करेंगे जैसा कि प्रकृति चाहती है। तो हमें ये सब सीख मिलती है कि जहाँ पर भी कुछ गलत हो रहा हो तो समझ लीजिए, जहाँ कुछ गलत बात हो रही है आपको तो पता लग रहा है ना कि वहाँ ये सब गलत हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उनके गलत में हिस्सेदारी नहीं देनी है, और प्रकृति के नियम के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये इस चैप्टर
की स्टोरी थी। अगर किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो ऑनलाइन क्लासेस में आप अपनी क्वायरी दे सकते हैं। थैंक यू।